हाँ प्रांकुर, स्टार्ट हो गया हाँ रिकॉर्डिंग। प्रांकुर, स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड। चलो, गुड इवनिंग सबको। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जितने भी लोग क्लास में हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पेन और पेपर ले लीजिए अपने पास जरूर। और अगर एक कॉपी आपने बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आज तो जरूर एक सेपरेट कॉपी, भले पतली सी हो, 200 पेज के अप्रोक्स अप्रोक्स बना लीजिएगा। आज हम आपको पूरा ब्रीफ करते हैं कि हम इस 25 डेज की स्ट्रेटजी में क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करेंगे टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अभी तक कि ये जो टर्म टू एग्जाम है, ये टर्म वन की तरह एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये थ्योरी एग्जाम, रिटन एग्जाम होने वाला है। और आप लोग अपने आप को काफी लकी मान सकते हैं कि आप लोग ऐसा पहला बैच होंगे जो सिर्फ 40 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहा है अपना। हम लोगों के टाइम 80, 100 और आपसे पहले वाले जितने भी बैच है सब ने ऐसे ही लिखा है। बट कोई नहीं, अच्छी है। अगर कुछ चीजें अच्छी हैं तो इसका लेवल अप जरूर करेगा सीबीएसई, और ऐसा आप लोगों ने सीबीएसई के सैंपल पेपर में देख ही लिया होगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले आपके थ्रो किए थे हमने, और आप लोग एकदम ब्लैंक हो गए थे। तो इस तरीके का लेवल अप क्वेश्चंस की उम्मीद आप बिल्कुल रख सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स का टाइम है आप लोग को। तो अगर इसको आप टाइम और वर्क के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो 1 मार्क्स के लिए आपको 3 मिनट मिल रहे हैं, जबकि पहले ये रेशियो होता था 80 मार्क्स के पेपर के लिए 180 मिनट्स। तो अप्रोक्स अप्रोक्स 2 मिनट्स मिलते थे पर मार्क्स। तो यहाँ पे क्योंकि पर मार्क्स 3 मिनट्स हो गए हैं, तो इसका लेवल डेफिनेटली अप जाने वाला है। बात करते हैं हम लोग कोर्स कंटेंट की। अब देखिए, जिसने भी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की हो, वो भी आज से फुल फोकस हो जाए, फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दे। मैं जितना चीजें बता रहा हूं आपको, नोट करिए। देखिए, अगर आप देख सकते हैं, पार्ट ए में आपके पास है 75% वेटेज कवरेज, और पार्ट बी का है 25% वेटेज कवरेज। ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर दो चीजें हैं, दो चैप्टर्स हैं। पहला है कैश फ्लो,
CFS जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर सिर्फ हम लोगों को वो पार्ट पढ़ना है कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज वाला। इसके अलावा जो बैलेंस शीट वाला पार्ट था वो आप लोगों का टर्म 1 में टेस्टेड हो चुका है। तो लेकिन इस कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आपको पीएल और बैलेंस शीट दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट को याद किए एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 आप कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आते हैं कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम लोग इसको कैसे कवर करेंगे। ठीक, ये जितनी बात हमने आपको बताई ये आपके सिलेबस की बात है। जिसके पास सिलेबस नहीं है अभी तक उसके लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो वो देख लेगा। एक सेकंड दीजिएगा, हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्क्रीन विजिबल होगी अब आप लोगों को। ये है, ये सिलेबस का आपका पूरा एक फ्रेम में है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको आज का सबसे पहला टास्क दे रहा हूं। हमने बात किया कि आज की क्लास में हम पूरी आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग को मूव करना है इस 25 डेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको आज स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं। एक प्लेन पेपर लीजिए और इस पे जितने भी टॉपिक मेंशन है सारे टॉपिक्स को बिल्कुल लिखिए इसी तरीके से। और फिर उसके बाद आपको क्या टास्क है, इस टॉपिक को लिखने के बाद आप लोग उसके आगे लिखेंगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन है किस टॉपिक पे। अगर आपकी प्रिपरेशन वेरी गुड है, बहुत अच्छी है, इस चैप्टर पे कमांड है आपका, आप उसके आगे लिखेंगे ए। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है लेकिन क्वेश्चंस जब लगाने बैठते हैं तो नहीं हो पाता है, उसके आगे उस चैप्टर के आगे लिखेंगे बी। ठीक है, और जिस चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी नहीं है और जिसके क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते आपसे सॉल्व, उसके आगे लिखेंगे सी। अब ये ए बी सी आप सबके लिए अलग हो सकता है सलोनी का ए हो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक, और उसका बी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। वहीं अगर किसी दूसरे की हम बात करेंगे तो उसके लिए हो सकता है डिफरेंट चीज। अचिंत का हो सकता है को पार्टनरशिप के आगे ए हो और कंपनी अकाउंट्स के आगे बी हो। तो सबसे पहला टास्क आप लोगों को आज ये करना है कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है, कौन सा चैप्टर पे आपको फुल कमांड है, जिसका कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है और क्वेश्चंस भी आप लोग जब लगाने बैठते हैं जब सॉल्व करने तो आप लोगों से सिंगल अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाता है, या कभी कभी फंस जाता है लेकिन आप लोगों की कमांड है उस पे सॉल्व हो जाता है। ठीक,
उसके बाद, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है? अब हम आपको सारा टॉपिक कवर कराने वाले हैं। आप लोगों का चाहे वो ए हो, चाहे बी, चाहे सी, आपको क्लास के अंदर बैठना है, उसको प्रॉपरली अटेंड करना है। देखो, लेवल अप होने वाला है इस बार के पेपर का, इस बार इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जिसको भी इसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ डाउट है, या उसको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, हर बार की तरह इजी आ जाएगा, तो वो सैंपल पेपर रेफर कर सकता है इस बार का और प्रीवियस अटेम्प्ट्स का। उसको डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले भी आप लोगों को बता दिया हमने, टाइम वर्क वाला रेशियो भी बता दिया, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इन चीजों को। अब इसके बाद हम लोग कैसे इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं? देखो, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ समराइज्ड दूंगा हर एक चैप्टर का। हर एक चैप्टर का आप लोगों को एक ब्रीफ समरी दूंगा, जो भी उसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स है उसको कवर करते हुए, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो एग्जाम में और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर, जो सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर करते होंगे आप लोगों के, और सैंपल पेपर्स को भी कवर करेंगे इस बार के। जो इस बार का सैंपल पेपर है वो पूरा मैं एक सेपरेट क्लास में सॉल्व कराऊंगा एकदम लास्ट में। ठीक है, ये हो गई इतनी बात क्लियर आप लोगों को? अभी अगर इसमें कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, और अगर नहीं डाउट है तो एक थम्स अप कर दे। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ थम्स अप आ रहे हैं सबके, तो मतलब सबको अभी तक चीजें क्लियर हो रही है। अगर आपको कहीं भी लगे कि कुछ अगर पूछना हो आपको, तो आप बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में करके या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी पार्ट में आपको डाउट आ रहा हो कि भैया ये कैसे कवर होगा, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे हम। ठीक है, अब देखो हम फिर क्या करने वाले हैं। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स लगे कि हाँ ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो देखो, हम लोग क्लास में बैठेंगे 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, बाकी का डे आप लोगों के पास है। ठीक, हम इसमें आप लोगों को बताएंगे क्लास के बीच में ही कि ये टॉपिक आप लोग खुद से रेफर करिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्लास में बोल दिया और आप लोगों ने सुन के उसको इग्नोर कर दिया। आप लोगों को जेन्युइनली अटेम्प्ट करके उस टॉपिक को देखना है, और उस पर जो भी डाउट आता है वो मुझको पर्सनल डीएम करके पूछना है। ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, ओके, चलो। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। अब एक टेंटेटिवली मैं आपको बता देता हूं कि किस चैप्टर के लिए मुझको कितनी क्लासेस मैं डेडिकेट करने वाला हूं। ये एक टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि हमने अगर 3 क्लास बोल दिया तो 3 में ही हम खत्म कर देंगे, चाहे हो चाहे नहीं। ये डिपेंड करता है क्लास के अप्रोच पे और क्लास के कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, तो 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे हम बात करेंगे एनपीओ के लिए, तो एनपीओ के लिए हमको 4 क्लासेस लगने वाली है। 4 क्लासेस, 4 डेज। ठीक, उसके बाद पार्टनरशिप की अगर हम बात करेंगे, तो रिटायरमेंट चैप्टर के लिए 3 क्लासेस, और डिसोल्यूशन चैप्टर के लिए भी 3 क्लासेस। इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर एनपीओ की बात करेंगे तो 4 क्लासेस, रिटायरमेंट के लिए 3 क्लासेस, डिसोल्यूशन के लिए 3 क्लासेस, डिबेंचर्स के लिए 3 क्लासेस, और कैश फ्लो के लिए 4 क्लासेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अगेन 3 क्लासेस।
ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है। तो इसका कंबाइंड आता है 23 क्लासेस। एक हमने रिजर्व क्लास रखा हुआ है जो भी चैप्टर करेंगे, और एट द लास्ट 26 क्लास जो होगी मेरी, उसमें हम सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं आपको। पूरा इस बार का कंप्लीट सैंपल पेपर, वो क्लास हो सकता है कि 2 से 2.5 घंटे की हो सकती है। ठीक, एम आई क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं आपको समराइज्ड कुछ नोट्स भी दूंगा। हो सकता है वो हैंड रिटेन भी हो सकता है वो कंप्यूटराइज्ड भी हो, ठीक है, डिजिटल हो। तो आप लोग उसको प्रिंट भी करा सकते हैं और एज अ पीडीएफ फॉर्म भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस भी तरीके से। इसके अलावा, क्योंकि हम लोगों का पेपर तो थ्योरी है, और हम लोग क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके, देखो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं बाय हार्ट, तो मेरे साथ आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा। जब तक हम क्लास में बैठ के सॉल्व कराएंगे, तब तक आपसे दुनिया का हर क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जब आप खुद से लगाने बैठोगे उस क्वेश्चन को, डिफिकल्टी वहीं पे आती। जब तक टीचर आपके साथ सॉल्व करा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो आपको आता रहेगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, तो हो सकता है वही क्वेश्चन फंस जाए आप। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा, प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम किसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया है। अगर आपने आज ही या कल मेरी क्लास, नेक्स्ट क्लास के पहले उस पे एक दो क्वेश्चन और बना लिए ना, जो आपको लगता था, जो आपने जब पढ़ा था, तो यार हाँ ये क्वेश्चन हमको टफ लगता है, आप लोग ने बिल्कुल मार्क करके रखे होंगे। और अगर नहीं भी मार्क किया है, तो उठाओ अपनी जो भी तुम लोगों की बुक है। देखो हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, कुछ नहीं होगा उससे। जिससे भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है, सिर्फ उसी को दोबारा रेफर करिए, उसी को दोबारा, उसमें जो क्वेश्चन आपके फंसे थे उसको सॉल्व करिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता, तो जो कोई मार्किंग नहीं करके रखिए, बुक उठाओ, लास्ट क्वेश्चन से देखना शुरू कर दो। जनरली क्या होता है, जो लास्ट एंड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं, और वो जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्राइज करते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो। आज हम क्लास ले रहे हैं, कल अगर आप लोग दिन में, मॉर्निंग में, जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है, उस पर एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो चलो अब आप लोगों के लिए कुछ ओपन है डिस्कशन 5 मिनट्स के लिए। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आज फिर कोई टॉपिक। कुछ भी आप लोगों को अगर एक एरिया में प्रॉब्लम है, वो भी बता सकते हैं कि हमारा ये वीक है, इस पे भैया फोकस कर दीजिए। क्योंकि देखो मैंने अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दी, बट आप लोगों का क्या कितनी तैयारी है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं चीजों को। भैया हम्म। भैया रिटायरमेंट चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल की जो वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं, वो क्वेश्चंस में हमसे नहीं होते। हम्म। ओके। और भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं पढ़ा है मैंने कोई एकदम। नहीं, एनपीओ तो मैं काफी अच्छे से आप लोगों का कवर कराने वाला हूँ। एनपीओ के लिए कोई डरिए मत। जिसका भी एनपीओ में प्रॉब्लम है, वो एकदम निश्चिंत रहे, बस मेरी क्लास जरूर अटेंड करना और जो मैं बोलूँ वो कर लेना। भैया वही रिटायरमेंट में एक प्रॉब्लम है, और बाकी भैया ये क्या नाम, पार्टनरशिप जो चैप्टर है भैया, जो यूनिट है, इसमें थोड़ी दिक्कत हमें है। और बाकी डिबेंचर्स में नहीं है। पार्टनरशिप में दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। हेलो थैंक यू भैया। सर। हाँ आयुषी बोलो। सर मतलब सारा मतलब एनपीओ भी सही है, पार्टनरशिप भी, बट कंपनीज अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम है। डिवेंचर में। हाँ, डिवेंचर्स। ओके।
ठीक है, मैं क्लास में कवर कराऊंगा, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो बताना। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट? जैसे देखो, एक वैल्यूएशन वाला मेरे पास आया डाउट। तो अब देखो, वैल्यूएशन पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, इस क्लास में थे बच्चे जिनको की डाउट था। तो मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा उन टॉपिक्स पे, इसीलिए मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ आज 5 मिनट्स। और किसी का कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लियर है अगर सबको, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लिए कुछ। तुम लोग बताओ किससे स्टार्ट करें? भैया एनपीओ से स्टार्ट करिए। एनपीओ? अच्छा, और सब एनपीओ ही बोल रहे हैं? हाँ भैया, एनपीओ। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। देखो, मेरा मानना है कि एनपीओ क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है। अगर हम उसको सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे तो आप लोग अभी पढ़ के उसको भूल जाओगे, और अभी आप लोगों उतने वार्म अप हुए नहीं हो कि आप लोगों उसको डिवोट कर पाओ टाइम। एनपीओ ऐसा चैप्टर जो मांगता है टाइम डिवोशन आपसे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चिल रहते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। ओके, तो 2 मिनट्स दो बस हमको, हम ज्वाइन कर रहे हैं। क्या बोल रही पब्लिक? भाई आना है सबको क्लास में, ठीक है? नहीं। अरे नहीं आएंगे? एकदम आएंगे भैया, आपका क्लास कैसे मिस कर अरे सकते एकदम हैं। भैया एकदम। अरे अब आपकी क्लास में आएंगे, किसकी क्लास में आएंगे? अरे भैया सॉरी। अरे अरे देखो देखो, यार ऐसे नहीं, मतलब ठीक है, आ जाना यार सभी लोग। मेरा टाइमिंग थोड़ा सा लेट में है, बट ठीक है, रात के अपने ही मजे हैं। अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए आ जाएंगे। हाँ, ये बात, गरीब आदमी यार, आ जाना। देखो भाई, अकाउंट सबके लिए बहुत बड़ा फोबिया रहता है, कई लोग के लिए मेजोरिटी। तो भाई अकाउंट के सर का पूरा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? जितना हो सके आप अपने डाउट्स पूछो, क्लियर करो चीज़ों को, और बेस्ट अपना आउटकम निकालो इससे। और एंट्रेंस के लिए भी इतना ही ज़रूरी है ये टॉपिक्स। तो यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में अकाउंट्स के। जब मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा अकाउंट्स का, तो आप देखना कि इससे ज़्यादा पोर्शन कवर रहता है टेस्ट में। ओके, सो वी आर बैक। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज पार्टनरशिप के साथ, ठीक है? मैं स्क्रीन खोल लूं बस।
ओके नमन, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर पार्टनरशिप के साथ, चलो ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो पार्टनरशिप के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रिटायरमेंट और डेथ से कर रहे हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ना तुम्हारे, ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, ये कनेक्टेड है तुम्हारा एडमिशन वाले चैप्टर से, ठीक है। एडमिशन वाला चैप्टर जो कि तुम लोग ने पढ़ा होगा टर्म 1 के अंदर। अब कितने अच्छे से पढ़ा था ये तो नहीं जानते, लेकिन पढ़ा जरूर होगा उसको, ठीक है। सो इस चैप्टर से तुम्हारा ये कनेक्टेड है पूरा, ये जो चैप्टर है इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे, एडमिशन के टाइम पे जो कवर होते हैं। तो हम उन एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि टर्म 1 आप लोग का एमसीक्यू पेपर था, तो हो सकता है आप लोग ने उतने ध्यान से उसको ना पढ़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम जर्नल एंट्री की शुरुआत करेंगे, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, हमारे पास एक कैलकुलेशन हमेशा आएगी, गुडविल की कैलकुलेशन, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में, मोस्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट होने वाली है गुडविल की कैलकुलेशन। ये एडमिशन के टाइम वैसे तो कवर हो जाती है, बट क्योंकि फिर से हम बोल रहे हैं कि एडमिशन टर्म 1 में था, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि गुडविल को कौन डिफाइन कर सकता है, गुडविल क्या होती है? भैया बताएं। हाँ बोलो। Goodwill is the good name, fame, or reputation of business, हम्म, which is earned by the business through their hard working, honesty of its owner. ठीक है। कुछ लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। नेम और फेम ऑफ कंपनी, ठीक है। सो बेसिकली गुडविल का मतलब आप सब जानते हैं। गुडविल से हम क्या समझ सकते हैं कि गुड नेम या रेपुटेशन जो फर्म ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या करते हुए? अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करते हुए जो फर्म ने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसको हम जनरल टर्म्स में या अकाउंटिंग टर्म्स में गुडविल रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, आप लोग कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हो? कोई बता सकता है? हाँ भैया, favorable location, हम्म time of the business, हम्म और reputed person या experienced person. हम्म देखो, अगर हम बात करें कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, तो सबसे पहला तो तुम्हारा बिजनेस का नेचर, कौन सा बिजनेस है, ठीक है। उसमें क्या गुडविल क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हर एक बिजनेस में क्रिएट हो सकती है, लेकिन किसी की बहुत जल्दी होती है, किसी बिजनेस में बहुत कम होती है, ठीक है। किसी की बहुत वाइड रेंज तक होती है, किसी की स्मॉल रेंज तक होती है। अब जैसे हल्दीराम्स भुजिया वाला है, तो उसका नेशन वाइड गुडविल है। आज भी जब हम लोग जाते हैं कुछ भी खरीदने स्नैक्स का आइटम, तो प्रेफर करते हैं हम लोग हल्दीराम्स का खरीदे, क्योंकि उसका एक ब्रांड इमेज बन चुका है, उसकी गुडविल है। वहीं अगर तुम समोसा खरीदने जाते हो अपने लोकल मार्केट से, तो अगर एक से दुकान पे नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे ले सकते हैं। उस केस में गुडविल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहला आ गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, ये सब क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं कि भैया दो वो फैक्टर अभी, बताइए। भैया हाँ बोलो। भैया वो अभी नाम से एक अभिषेक सिंह नाम से एक ज्वाइन हो रहा होगा भैया, मेरा ही अकाउंट है, ज्वाइन कर लीजिए। नमन कर लेगा, ओके भैया। ठीक है। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं,
कि तुम लोग ने पढ़े हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट लिख पा रहे हो कि नहीं एग्जाम में, इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम में ये याद नहीं आता कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है। हम लोग ने पढ़ा तो है, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ ले कि 2 फैक्टर बताइए, 3 फैक्टर बताइए। तो इसलिए कभी कभी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं मानता हूँ थ्योरी पढ़ने में बोरिंग बहुत होती है, ठीक है, और हम लोग फोकस भी करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही। हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन हमसे 10 नहीं 20 बनवा लिया जाए, थ्योरी पढ़ने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। बट ठीक है, हमको मार्क्स लाना है अच्छा, तो कभी कभी पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि गुडविल की डेफिनेशन में ही आता है कि स्टैब्लिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितने टाइम से बिजनेस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिजनेस कितने टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है, कितने टाइम से कंटिन्यू हो रहा है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। लोकेशन बहुत मैटर करती है बिजनेस के गुडविल के लिए। ठीक, फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड। तो ये 4 हम लोग, आप लोग नोट कर सकते हैं। इन चारों में से कोई भी 2 या कोई भी 3 अगर पूछता है एग्जाम में तो उसको लिख सकते हैं। हाँ, उसके अलावा बहुत सारे हैं, देखो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसकी लिस्ट अगर हम देखने जाएंगे तो इनडेफिनेट है, लेकिन हमने जो 4 सबसे कॉमन वाले थे वो आप लोगों को बता दिए हैं, ताकि आप लोगों को हरदम याद रहे। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो कोई छोड़ के ना आए, कोई वहां पे ब्लैंक ना हो जाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को पढ़ना हेलो क्या है। सर। हाँ आयुषी बोलो। वो 4 पॉइंट्स आप एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। 4 पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, सबसे पहला कर सकते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा कर सकते हैं पीरियड ऑफ बिजनेस, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, और चौथा प्लेस या लोकेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? ओके, सो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। कोई भी बिजनेस है, मान लो 10 साल से कैरी ऑन हो रहा है, अब हम आज उससे जाके पूछें कि भैया आप अपना बिजनेस क्या हमको सेल करेंगे, वो कहता है हम क्यों सेल करें। तो बोलता है कि भैया सेल कर दीजिए, हमको चाहिए। तो कहता है अच्छा ठीक है, सेल कर देंगे। लेकिन हमारा 10 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टेड है इस बिजनेस के अंदर में, जो कि हमारा असेट्स में इन्वेस्टेड है, लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक में। ठीक है, अब हम इसको पर सोल्ड करेंगे अगर, तो 15 लाख रुपए में करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो खरीदने के लिए तो बताइए। तो वो कहता है कि आप 15 लाख क्यों मांग रहे हैं जबकि इस सामान की वैल्यू 10 लाख है। ठीक है, और उसकी बात सही भी है कि आखिर उसको जो वैल्यू इन रिटर्न मिल रही है वो तो 10 लाख की ही मिल रही है। तो वो आखिर 15 लाख उस चीज के लिए क्यों पे करे। ये 5 लाख जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, ये होती है गुडविल। लेकिन ये होती है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये उसने 5 लाख ही क्यों मांगा, 8 लाख भी मांग सकता था, 3 लाख भी मांग सकता था, 10 लाख भी मांग सकता था। ठीक है, वाई 5? तो इसका अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मूले होते हैं, मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आप लोग के सिलेबस के अंदर 4 मेथड्स हैं जो सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेड है। इसको नोट कर लीजिए। मेरी स्क्रीन आज क्यों नहीं वर्क कर रही, एक सेकेंड हम स्क्रीन देख लें अपनी जरा।
कोई बात नहीं गाइस, आज मेरी लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम डिक्टेट कर रहे हैं आपको। आज एक्चुअली लेट हो गया था मुझे, इसलिए मैं इसको पहले से सेटअप नहीं कर पाया। तो हम डिक्टेट कर देते हैं आप लोग को, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल के वैल्यूएशन के। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, लिख रहा होगा तो हम बता रहे हैं फिर से, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड जो हमारे पास है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। और फोर्थ मेथड जो हमारे पास है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड है हमारे पास, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड फोर्थ इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये 4 मेथड होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग फॉर्मूलेज हैं और सबका अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं। हर क्वेश्चन में हर मेथड नहीं लग सकता। आई रिपीट, हर क्वेश्चन में हर मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। ये आप लोगों को जज करना होगा अपने प्रैक्टिस पे कि किस क्वेश्चन में क्या मेथड हम लगा सकते हैं। और एक इन चारों के अलावा एक पांचवा भी मेथड है हमारे पास गुडविल कैलकुलेशन का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिडन वैल्यू मेथड, हिडन गुडविल मेथड। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये एक्चुअली में कोई मेथड नहीं है, ये मेथड नहीं है सेपरेट, बट इसका इम्प्लीकेशन है। तो इसको आप 5th पॉइंट नाम से, हिडन गुडविल के नाम से लिख सकते हैं। हम ये पांचों आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इसका क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों को पता चलेगा कि हमको क्या अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है सबको ये 4 मेथड? कोई डाउट है यहां तक में कुछ भी? नहीं है ना कोई डाउट? ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अब कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग इतना डिस्कशन। एन्युटी मेथड किसे बोलते हैं? देखो, एन्युटी मेथड क्या है ना कि एवरेज प्रॉफिट वाल मेथड का जो मेथड 1 हमने बताया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है। इसी में हम एन्युटी भी पढ़ा देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपने पूछा है इसलिए। ओके, क्लियर है? देखो डिफरेंस है, बट तुम लोगों के लेवल पे जो सीबीएसई ने प्रपोज कर रखे हैं वो यही 4 मेथड्स हैं तुम्हारे कोर्स में। एन्युटी मेथड पे कभी क्वेश्चन बनाया नहीं है सीबीएसई ने आज तक, और ना कि उन्होंने कोर्स में प्रिस्क्राइब कर रखा है। जो तुम्हारे कोर्स में प्रिस्क्राइब है वो 4 मेथड है, और एक हिडन गुडविल वाला जो कि हमने बताया तुमको 5 मेथड। सो बेसिकली हम लोग कल से स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले हम आपको चारों मेथड्स के फॉर्मूले बताएंगे, चारों मेथड पे सेपरेट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। कल हमारा टारगेट ये होगा कि हम जितने भी कैलकुलेशन पार्ट वाले हैं आपके चीजें, जो कि हमारा मेन सोल्यूशन पे पहुंचने के पहले वाली चीजें हैं रिटायरमेंट की, उसको कवर करना। जो आप लोग का बेसिक पोर्शन है एडमिशन वाला, हम उसको कल कवर करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स, ठीक। फिर परसों ऑनवर्ड्स हम लोग मूव करेंगे जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट्स पे। क्लियर है सबको? हेलो सर। यश आयुषी बोलो। मीन्स प्रोसेसर इस बार एग्जाम्स में एडमिशन से रिलेटेड नहीं आएगा, केवल रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन से ही आएगा?
देखो ऐसा है कि सिर्फ एडमिशन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में तुम्हारा एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कवर हो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम इसलिए हैं क्योंकि जो कि सैंपल पेपर हम लोगों को दिखाता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन बना है तुम लोगों का वो है 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा जहां पे एडमिशन और रिटायरमेंट मर्ज होगा वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। वो क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स का बन सकता है, 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ बोलो। हम 12th बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बीएचयू की बात कर रहे हैं। हाँ, बीएचयू में तो ऑफ कोर्सली सब आएगा। ओके सर। बीएचयू में तो सब कुछ आएगा, एडमिशन भी आएगा, तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आएगा। निशित सर हमारे बीच आ चुके हैं। सो आज की क्लास में आप लोगों को हमने सारी स्ट्रेटेजी ब्रीफ कर दी है। हम लोग कल से बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, और क्लास के पहले मैं आपको एक नोट शीट भी शेयर कर दूंगा कल, जो कि बेसिकली कल की क्लास में आप लोगों को हेल्प करेगी, जो कल की क्लास के लिए होगी। ओके, और कुछ अगर डाउट हो, किसी को तो पूछ ले, अभी क्लियर कर ले। देखो अभी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर दें, क्योंकि ये जो सिलेबस हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम के साथ भी है। तो हम लोग पहले कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, जो कि आपका एंट्रेंस का सिलेबस भी कवर करता है। उसके बाद जो कि आपका पुराना टर्म 1 का पोर्शन है उसको, और क्लास 11th का जो पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आगे। ओके, क्लियर है सबको? और कोई डाउट हो अगर कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, तो पूछ सकता है। पेपर से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कुछ अगर बुक्स का रेफरेंस आप लोगों को चाहिए हो। हेलो सर। या सर एक्चुअली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर पड़ता है ना। तो मैंने एक बुक में देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आपने लिखाया था कि इसे दूसरे मेथड बोलते हैं। देखो तो दोनों दोनों करेक्ट है। हो सकता है देखो एवरेज प्रॉफिट का बाइफर्केशन करके दो उसको कर दे, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, वो भी करेक्ट है। मैंने आपको 4 इसलिए दे दिया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कहीं। ठीक है दोनों दोनों लॉजिक करेक्ट है, दोनों अप्रोच भी करेक्ट है। ठीक है, देखो पढ़ना उसमें भी वही चीज है, आपको फॉर्मूले नहीं बदल जाएंगे, आप लोग उसको 1 2 3 4 लिख लो या 1 के अंदर ए बी करके लिख लो, दैट डजेंट मेक्स एनी इम्पैक्ट ना। ओके, और कोई डाउट है?